प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने बहुत सारा प्यार दिया है। और देखिए, ये 2022-23 यानी आपका एग्ज़ाम जो 2023 का बोर्ड होगा, ये इसी पेपर पर आधारित होगा और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एग्जाम से पहले इसको आपको जरूर कायदे से देख लेना है। देखो, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जितना हमें आता है मैं हल करा दूंगा आपको। इसके बाद जो बचेगा वो आप ढूंढ लेना, अपने बुक्स में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं ये प्रश्न। तो सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र यानी आपको 70 अंक का मिलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को, बहुत बड़े 2-3 बदलाव देखने को मिले हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञान यानी जिसे आप सोशल साइंस कहते हैं, पहले क्या था, पहले आपका बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रकार के 5 प्रकार के प्रश्न आते थे। लेकिन इस बार हमें OMR शीट थमाई जाएगी, बिल्कुल पक्का मानिए, ऐसा इसी में लिख दिया गया है। आप देखिएगा कि 15 मिनट प्रश्न पत्र आप पढ़ेंगे, खंड आ और खंड बा 2 में पेपर होगा, 20 अंक के बहुविकल्पी जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। और यह सबसे बड़ा बदलाव आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जाएंगे, इरेजर से आपको इरेज नहीं करना है, वाइटनर का यूज नहीं करना है, वरना आप फेल हो जाएंगे। आपकी कॉपी चेक नहीं होगी हाई स्कूल वालों। गौर से फरमाइए, गौर फरमाइएगा। इधर 50 अंकों का खंडबा में होगा, 2 घंटे इसके लिए निर्धारित हैं, लेकिन आप 3 घंटे आपके पास पूरे हैं। आप चाहे उसमें OMR शीट करिए, चाहे पूरा लिखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं, वो तो हमेशा रहते हैं। दिए गए मानचित्र को आपको अपने आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका में मजबूती, दृढ़ता के साथ संलग्न करना है। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को मानचित्र नहीं करना है, यानी जो बच्चे हमारे देख नहीं सकते उनको केवल आंसर ही लिख देने होंगे उन प्रश्नों के। उनके लिए अलग से प्रश्न आते हैं 5। 20 अंक के पहले आप ऑब्जेक्टिव देखिए, जो कि OMR शीट पर आधारित होंगे। उन निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक, मेटरनिक या फिर ज्यूसेप मैथ्सनी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नेपोलियन, क्योंकि वियना की संधि से संबंधित था नेपोलियन। और सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो यहां पर आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा प्रश्न है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि महामंदी के कारण। भाई 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की 50% तक कीमत गिर गई थी और यह भारत में महामंदी के कारण हुआ था। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो ब्रेटन वुड्स संस्थान जो है ये अमेरिका में है। और निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो वो कठोर संविधान, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो संघीय सरकार से देखो, कठोर संविधान ये तो भैया नहीं है, तो आ वाला आपका सही हो जाएगा मेरी समझ से। निम्नलिखित में से एक सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा, आबा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, जहां तक मेरी समझ से अगर हम बात करते हैं पाठ के अनुसार, अभी हम बताएंगे आंसर आपको, ऐसा थोड़ी ना अपने अनुसार थोड़ी बताएंगे। धर्म के कारण सामाजिक विभाजन बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ विभाजन भाषा के कारण भी होते हैं। इसलिए जो आपका आंसर सही होगा वो आ बा दोनों होगा, क्योंकि भाषा के आधार पर भी लोगों को बांट दिया जाता है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा? तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो होगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, यही होता है लैंगिक विभाजन। और राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? राष्ट्रवाद का उदय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, इसका सही जवाब फ्रांस हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ज्यूसेप मैत्सिनी। और लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, आबा दोनों सही। तो यहां पर आबा दोनों सही हो जाएंगे। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा जैव संसाधन है क्या? बिल्कुल, यहां पर सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन है मृदा। ठीक है, क्योंकि मृदा सबसे महत्वपूर्ण है और एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके निर्माण में उच्चावयव, संस्तर, शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य पदार्थ आते हैं आदि कारकों की भूमिका होती है। और मृदा के तमाम प्रकार भी होते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या थे? यहां पर हो जाएगा अति पशुचारण। ठीक है, और सॉरी, यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, पंजाब में भूमि निर्मलीकरण का मुख्य कारण था, ये अत्यधिक सिंचाई करते थे। ठीक है, और भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो इसका सही जवाब होगा कि भारत में जो केरल राज्य है वहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहां पर सही जवाब होगा कि भाई ना तो रोजगार की परिस्थितियां हैं, ना आर्थिक क्रिया की प्रकृति है, ना उद्यम। हाँ, यहां पे उद्यम का स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को निम्नलिखित परिस्थिति जो है एक ही आधार है, उद्यम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और भू आरक्षण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग? तो भाई मेरी समझ से ये है कि भूक्षरण माने होता है भूमि का कटाव। तो भूमि का अनुपजाऊ और भूमि का उपजाऊ, भूमि का दलदली और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। अगर यहीं पर भू संरक्षण होता तो हम कह सकते थे कि भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भाई ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शब्द ही सही नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर देखो, दामोदर, महानदी और सोन घाटी, यहां पर तो जमाव पाया जाता है, और लेकिन चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। तो आपका यहां पर सही हो जाएगा चंबल घाटी। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, गलत बात। अधिक मजदूरी, अब यहां देखिएगा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा? यानी कि आप अगर कोई आपके यहाँ ग्रामीण व्यक्ति है और भूमिहीन है, वो केवल मजदूर है, तो क्या करेंगे आप? उपज का ज्यादा, अब उपज जब भूमिहीन है तो उपज का कोई महत्व ही नहीं है, और बस यही हो सकता है कि आप उसको अधिक मजदूरी दे दें क्योंकि अपने बच्चों में विदेश में बसा सके। ये भी तो बात भाई बनती नहीं है। तो इनके लिए बस यही एक है कि आप अधिक मजदूरी दे दें और अधिक दिनों तक मजदूरी दे दें, अधिकतर काम इनको मिलता रहे और अधिक मजदूरी दे दें, यही है सबसे विकास का उपयुक्त लक्ष्य। और निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ठीक है, व्यापार अवरोधक, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करती है। सरकार ये निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है, और अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये जो आपका सा वाला है ये गलत है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देता है।
ठीक है, बहुत अधिक बढ़ावा नहीं देता है। बाकी सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार ये निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित हों, बिल्कुल सही है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये विश्व व्यापार संगठन वाला गलत है। तो निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। देखो, परंपरागत माने शुरुआत से चले आ रहे वह स्रोत, यानी आपको गैर परंपरागत यहां पर छांटना है। परंपरागत नहीं है यानी गैर परंपरागत है, तो ये भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, क्योंकि कोयला जो है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आता है, शुरुआत से चला आ रहा है, यूज होता है। केवल भूतापीय ऊर्जा आपका ऑप्शन सही होगा। और 20वां अंतिम प्रश्न, देखो हमें अभी तक 10 से 11 मिनट हुए हैं। हमें जितने प्रश्न आते थे तो 11-12 मिनट में ही आपके 20 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे 20 क्वेश्चन में। और आपको कितना समय मिला है ओएमआर शीट के लिए? 1 घंटा। 1 घंटा आपको वेस्ट इस पे ओएमआर पे नहीं करना, क्योंकि आपको जो आता है वो टिक कर देंगे। 1 घंटा कहाँ से लगेगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 20वां प्रश्न कहता है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन मैं यहीं पर छोड़ता हूं। अब चलते हैं आगे, क्योंकि ये आप ढूंढ लीजिएगा। अब हमें इसमें कुछ अब कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं हिंदी और संस्कृत का अध्यापक हूं और अच्छा अध्यापक हूं, ये भी आप मानिए, लेकिन अन्य विषयों में मैं आपकी सहायता करता हूं, वो भी मैं कहीं ना कहीं से सहायता ढूंढ के। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है, तो आप लोग खुद से ढूंढिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं और हम आपको फिर से पैटर्न आगे का समझाते हैं। खंडवा, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिएगा। तो अब आपको ये समझना है कि अब केवल लघु उत्तरी ही आपको पढ़ने हैं, और पढ़ने अतिलघु भी हैं। देखिए क्वेश्चन जितने भी अतिलघु बहुविकल्पी सब पढ़ने हैं, लेकिन अब सब 80 शब्दों में ही सबका उत्तर देना होगा। प्रश्न सभी प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन सबका उत्तर 80 शब्दों में होना चाहिए। अतिलघु उत्तरीय तो अब होंगे नहीं, अगर आप पुराना क्वेश्चन बैंक लेंगे तो उसमें होंगे, बाकी लघु उत्तरीय ही मिलेंगे। जैसे प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा, 1928 से 34 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, कथन की विवेचना कीजिए, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका विवेचना कीजिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत आवश्यकता है के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत प्रस्तुत कीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, इसकी विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। फिर आपको एक देखो, हाँ एक बात है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी 2 प्रकार के ही प्रश्न आएंगे बस, यानी आपको 180 शब्दों में प्लस 150 में, 150 में जिनका आंसर देंगे 6 अंक का, 80 शब्दों वाले 4 अंक के सवाल होंगे। ठीक है, तो ये 2 बहुत बड़े बदलाव फिर देखने को मिले हैं आपको। तो पहला बदलाव ऑब्जेक्टिव ओएमआर पे होगा, ये रहा। दूसरा बदलाव आपका कि लघु उत्तरी गायब हैं, ओनली लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी ही आएंगे। ठीक है, तो ये 2 बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं। एक बदलाव ये भी देखने को मिला है कि ओएमआर शीट के लिए 1 घंटा निर्धारित किया गया है, लेकिन वो आपको 1 घंटे में करें आप 10 मिनट में, या आप पहले लिखें या पहले ओएमआर शीट करें, ये आप पर डिपेंड करेगा। 150 शब्दों में आंसर देना है, वर्णनात्मक 2। और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जितने असहयोग आंदोलन थे उनके क्या कारण हैं वो बताइए। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा, देखिए जितने ये प्रश्न आए हैं इस पेपर में आप सब तैयार करके जाना, ये मैं बताए दे रहा हूं। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, लोकतांत्रिक सुधार क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध शासन किसे कहते हैं या क्या अर्थ है, लोकतंत्र की किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है कैसे, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव, और जैविक अजैविक संसाधन है ना, और सारी फसलें कितने प्रकार होती हैं, रबी खरीफ जायद वाली, ये सब याद कर लेना। जैव अजैव संसाधन
ठीक है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करो और इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण लिखिए। मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HI इसको बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान की जितने चैप्टर्स हो सके हैं मैंने समझाने की कोशिश की है। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जरूर तैयार करना, ये आते रहते हैं। दृष्टिबाधितों को लिखना होगा बस कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे हुआ, नमक कहाँ बनाया गया और खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान पे आंदोलन किया, नील की खेती, खेड़ा सत्याग्रह, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया और दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। फिर इस प्रकार भौगोलिक मानचित्र आएगा, उसमें जो चिन्ह दिए होंगे उन चिन्हों के द्वारा आपको मैप पे दर्शाना होगा। ऑलरेडी वो भी जब हम बता चुके हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है, एंड स्क्रीन पर वो भी मिल जाएगा। एंड स्क्रीन मतलब यहाँ यहाँ दिखेंगे आपको चित्र, तो क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और PDF जरूर इसकी ले लीजिएगा, PDF, ताकि आपको सारी चीज़ें पता होती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और ज़रूर इसको कायदे से पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।